नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 16 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो द हिंदू की छुट्टी है। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है करप्शन के इशू पर। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इसरो का मिशन फेल हुआ, इसरो को फिर से री एनर्जाइज करने की आवश्यकता है स्पेस इकोसिस्टम को। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, तीसरा आर्टिकल बहुत बढ़िया है आज का। तीसरा आर्टिकल है पेशेंस अवर प्रेशर। पेशेंस अवर प्रेशर, ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है एजुकेशन से रिलेटेड। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का देखो एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है करप्शन के मुद्दे पर। क्या है वो स्प्लिट वर्डिक्ट, जानते हैं। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, 2 सिचुएशन देता हूं। मान लो आप एक ईमानदार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो। आपने देखो गुड फेथ में एक टफ डिसीजन लिया, मतलब अच्छे फेथ में लिया था, लेकिन उससे सरकार को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो फिर कई सालों के बाद में कोई कंप्लेंट कर देता है कि आपने वो जो डिसीजन लिया था गुड फेथ में, वो करप्शन के चलते लिया था, और बिना किसी परमिशन के पुलिस आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट कर देती है। तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर तौर पे देखो आप आगे से फिर कोई टफ डिसीजन लोगे ही नहीं, गुड इंटेंशंस के साथ भी कि इससे जनता का फायदा हो, सरकार का फायदा हो, देश का फायदा हो। ऐसे टफ डिसीजंस आप नहीं लोगे। आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, यार कल को कोई इंक्वायरी स्टार्ट कर दे, मैं अच्छी इंटेंशंस के साथ डिसीजन लूं, कल को कोई इंक्वायरी स्टार्ट कर दे तो ये मेरे लिए तो सही नहीं रहेगा। तो पॉलिसी पैरालिसिस इससे आ सकता है अगर सारे ब्यूरोक्रेट्स इस प्रकार से सोचने लगें तो। अब एक दूसरा सिनेरियो आप सोचिए। अगर देखो एक करप्ट ऑफिशियल है महेश, अब उसके खिलाफ मान लो इंक्वायरी स्टार्ट करनी है, और इंक्वायरी स्टार्ट करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी है, और सरकार परमिशन ही ना दे क्योंकि सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं उनका फेवरेट ब्यूरोक्रेट है महेश, तो वो महेश के अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट करने के लिए परमिशन ही नहीं देंगे, तो भी दिक्कत है। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं देखो बैलेंस स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। मैं आपको बेसिक से समझाता हूं। 1988 का एक एक्ट है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये देखो एंटी करप्शन एक्ट है। 2018 में सरकार ने इस एंटी करप्शन एक्ट में एक सेक्शन ऐड किया था, सेक्शन 17A। क्या कहता है सेक्शन 17A? मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं, पेन लेके। ये देखो सेक्शन 17A। देखो अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑफिशियल डिसीजन लिया है और उस पर करप्शन के आरोप लगते हैं, तो देखो पुलिस और सीबीआई डायरेक्टली इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट कर सकते। उन्हें पहले सरकार की अप्रूवल लेनी होगी उस ब्यूरोक्रेट के खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट करने के लिए। तो 2018 में अमेंडमेंट करके सरकार ने जो सेक्शन 17A ऐड करवाया इसका मकसद था ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना, कि उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी डिसीजन लिए हैं उस डिसीजन के लिए उनके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट करने के लिए, ऑफिशियल डिसीजंस जो भी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा लिए गए हैं उन डिसीजंस के लिए उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए पहले सरकार से अप्रूवल लेना जरूरी है, तभी वो जो इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन है स्टार्ट की जा सकती है। लॉजिक क्या था ये सेक्शन ऐड करने के पीछे? लॉजिक देखो ये था, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो डर रहे थे और पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे तो ब्यूरोक्रेट्स पे डिसीजन ही नहीं लेंगे, उन्हें डर लगेगा। ऑफिसर्स को लगता था कि बोनाफाइड एरर को भी करप्शन मान लिया जाएगा। बोनाफाइड एरर मतलब अच्छी इंटेंशन के साथ में डिसीजन लिया गया है, उसे भी एरर माना जाएगा, उसे भी करप्शन माना जाएगा। इसलिए सरकार ने 17A ऐड करके ब्यूरोक्रेट्स को एक शील्ड दे दी, एक कवच दे दिया कि भाई चिंता मत करो, आप डरो मत, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हम नहीं स्टार्ट होने देंगे, आप अच्छी इंटेंशंस के साथ में डिसीजन लो, हम अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को बचाएंगे। तो ये कह के सरकार ने पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट में अमेंडमेंट करके सेक्शन 17A ऐड करवा दिया। अब क्या हुआ है? अब आया है सुप्रीम कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट। केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। आर्गुमेंट ये थे
कि जो सेक्शन 17A है ये करप्ट ऑफिसर्स के लिए भी कवच बन गया है। सरकार अपने फेवरेट करप्ट ऑफिसर्स को बचाती है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होने ही नहीं देती है। ये मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो दो जजेस की बेंच बैठी थी। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से जज थे। एक जज थे जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, ये वाले जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, और दूसरी थी जस्टिस बी.वी. नागरत्ना। दोनों जो जजेस का ओपिनियन है वो देखो बिल्कुल अलग आया इस इशू पे, इसीलिए इसे स्प्लिट वर्डिक्ट जो है वो बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों जजेस का जो ओपिनियन था वो बिल्कुल अलग अलग था। अब इस मैटर को ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में भेजा जाएगा और वो एक बड़ी बेंच बनाएंगे, या तो 3 जज की या फिर 5 जज की, ताकि इस मुद्दे पर वर्डिक्ट दिया जा सके जो कि स्प्लिट ना हो। लेकिन अब हम दोनों जजेस के व्यूज जानते हैं कि किस जज ने क्या बोला और कौन कौन से जो डायमेंशंस हैं वो रेज किए। सबसे पहले ना जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बात सुनते हैं। देखो, जस्टिस विश्वनाथन ने ना सेक्शन 17 को अपहोल्ड किया मतलब सही माना, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ में। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला देखो, ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। उन्होंने सरदार पटेल को कोट किया कि ब्यूरोक्रेसी जो है, सिविल सर्विसेज जो है वो स्टील फ्रेम है। अगर हम उन्हें प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वो प्ले इट सेफ सिंड्रोम में चले जाएंगे, मतलब वो डिसीजन लेना ही बंद कर देंगे और इससे देश का नुकसान होगा। तो हमें उन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और मतलब देखो, उन्होंने ये भी माना कि हां, अभी जो प्रोविजन है कि उन्हें प्रोटेक्शन देनी है, किस हिसाब से देनी है, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने बोला अभी जो तरीका है वो गलत है प्रोटेक्शन देने का। ये जस्टिस विश्वनाथन ने बोला। उन्होंने बोला प्रोटेक्शन देनी है ब्यूरोक्रेट्स को, लेकिन जिस प्रकार से अभी दी गई है ना, वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि अभी अप्रूवल किसकी लेनी पड़ती है? सरकार की लेनी पड़ती है। और जैसा मैंने आपको बताया, सरकार जो है महेश जैसे करप्ट ऑफिशियल्स को बचाती है। सरकार बायस्ड हो जाती है और पूरी जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ना जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने ना सेक्शन 17A को स्ट्राइक डाउन नहीं करने को कहा, अपहोल्ड तो किया, लेकिन उन्होंने बोला तरीका चेंज कर दो। इंडिपेंडेंट स्क्रीनिंग होनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि इस ब्यूरोक्रेट के खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब आप सरकार परमिशन ना दे, कोई इंडिपेंडेंट कमेटी या फिर कोई, जैसे उन्होंने तो स्पेशली ये बोला कि लोकपाल या फिर लोकायुक्त जो है वो इस चीज पे डिसीजन ले कि जो ब्यूरोक्रेट है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है या नहीं करनी है। अभी सरकार फैसला लेती है, सरकार बायस्ड है, सरकार खुद चोर है। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला ऑफ कोर्स, लेकिन लोकायुक्त जो है और लोकपाल जो है वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है। तो वो अगर डिसीजन ले कि इस ब्यूरोक्रेट के खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो फिर देखो प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी और सरकार की जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। ये जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की ओपिनियन थी। अब बात करते हैं जस्टिस नागरत्ना के बारे में। जस्टिस नागरत्ना ने ना सेक्शन 17A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, यानी पूरी तरह से उन्होंने रद्द कर दिया, इस सेक्शन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। उनका यह मानना था कि ये जो प्रोविजन है ना सेक्शन 17A, ये करप्शन को बढ़ावा देता है। मतलब जस्टिस नागरत्ना ने यह बोला कि PCA यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? करप्शन रोकना, जबकि ये सेक्शन 17A जो है वो करप्शन को छुपा रहा है। ये इंक्वायरी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। और जस्टिस ने यह भी बोला कि सोचो देखो, एक मिनिस्टर अगर करप्ट है तो फिर देखो क्या उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर इंक्वायरी की परमिशन देगा? कभी नहीं देगा। मिनिस्टर को पता है कि मैंने खुद हिस्सा लिया है उस करप्शन में, तो वो क्यों उस ऑफिसर को फंसवाएगा या फिर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की परमिशन देगा? इसे ही बोलते हैं हम पॉलिसी बायसनेस। मतलब सरकार जो है वो कभी भी देखो यहां पर इम्पार्शियल जज नहीं बन सकती, जबकि सरकार ही तो परमिशन दे रही है कि हां भाई किस ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई करनी है, किसके खिलाफ नहीं करनी है। और बल्कि जस्टिस नागरत्ना ने तो यह भी बोल दिया कि सेक्शन 17A जो है वो राइट टू इक्वालिटी के भी अगेंस्ट है, क्योंकि देखो ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, लेकिन लोअर लेवल क्लर्क जो सिर्फ नोटिंग लिखते हैं या फिर क्लेरिकल काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली।
क्यों भाई, वो भी तो सरकारी कर्मचारी हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को क्यों, उनको भी तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना। तो ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। अब आप बोलोगे सर जस्टिस नागरत्ना को दूसरा आइडिया क्यों नहीं अच्छा लगा कि सरकार परमिशन ना दे, लोकपाल से परमिशन लो इंक्वायरी स्टार्ट करने की। देखो यहां पे जस्टिस नागरत्ना ने बढ़िया चीज की, उन्होंने बोला कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स है और हम सेक्शन 17A में ना गवर्नमेंट वर्ड हटा के लोकपाल नहीं लिख सकते, ये काम करना है सरकार को। हम जो चीज गलत है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं लेकिन खुद कानून नहीं बना सकते, ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। वैसे तो बात तो उनकी सही है, उन्होंने कहा कि हम लोकपाल वर्ड ऐड करेंगे तो ये जुडिशियल लेजिस्लेशन होगा। तो अब देखो जस्टिस नागरत्ना ने वैसे एक और बात भी बोली, सरकार ने ये डिफेंस दिया कि ये जो प्रोविजन है ना ये ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के लिए है। तो जस्टिस नागरत्ना ने बोला कि भैया एक बात बताओ, जब तक आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा, आपको पता कैसे लगेगा कि ब्यूरोक्रेट ने गलती की है कि नहीं की है? वो तो जांच करके ही तो पता लगेगा ना कि उसने करप्शन किया है कि नहीं किया है। आप तो परमिशन ही नहीं दे रहे प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, तो आपको कभी पता ही नहीं लगेगा। बात तो उनकी सही है जस्टिस नागरत्ना की, आप थोड़ा तो इन्वेस्टिगेशन करोगे तभी तो आपको पता लगेगा ना। इससे पहले कि मैं इस आर्टिकल का कंक्लूजन दूं, दो जजमेंट्स का भी जिक्र किया गया है इस आर्टिकल में। देखो पहले भी ना इस इशू पे जजमेंट्स आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की। एक तो है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना ये बोला था कि सीबीआई को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की जांच करने के लिए ना परमिशन नहीं चाहिए। गवर्नमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर के खिलाफ सीबीआई को जांच करनी है तो कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 के केस में। केस स्टार्ट 1997 में हुआ, वर्डिक्ट बाद में आया, वो सब चीजें एक साल बाद, तो इसलिए 97-98 का चक्कर है। फिर एक और केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई 2014 का केस। ये देखो ये नीचे ही है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई फ्रॉम 2014। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएससी एक्ट के सेक्शन 6A को स्ट्राइक डाउन किया था। जो ये सेक्शन 6A है ना, वो ये कहता था कि सीनियर ऑफिसर्स की जांच के लिए ना परमिशन चाहिए। कोर्ट ने कहा था उस समय इस केस में कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, सीनियर ऑफिसर्स और जूनियर ऑफिसर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो सेक्शन 6A को, जिसमें परमिशन लेनी होती थी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जांच करने के लिए, उस सेक्शन को स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई केस में। अब इन दोनों वर्डिक्ट्स को ना दोनों जजेस ने ना अलग ढंग से इंटरप्रेट किया। जस्टिस नागरत्ना ने यह बोला कि अभी जो ये सेक्शन 17A है ना, ये काइंड ऑफ वही सेक्शन 6A था जो स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया था 4 साल पहले 2014 में। तो 4 साल बाद 2018 में अमेंडमेंट करके इनडायरेक्टली फिर से सरकार ने 17A ऐड कर दिया, मतलब ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। सुब्रमण्यम स्वामी केस का लॉजिक यहां भी काम करता है कि आप जूनियर और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए इस सेक्शन को भी रद्द करना चाहिए, यह जस्टिस नागरत्ना ने बोला। जबकि जस्टिस विश्वनाथन ने यह बोला सेक्शन 17A जो है वो अलग है। सेक्शन 6A जिसको पहले सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर चुका है, वो सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स के लिए था, रैंक बेस्ड। जबकि अभी जो सेक्शन 17A है ना, ये सभी पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, फंक्शन बेस्ड है। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, और बल्कि उन्होंने बोला कि लोकपाल को ऐड करना चाहिए ताकि विनीत नारायण केस की जो चिंता है वो दूर की जा सके। तो दोनों ने अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया पुरानी जजमेंट्स को। कुल मिला के देखो कंक्लूजन में ये बोलेंगे, हमें ना प्रशासन में एफिशिएंसी भी चाहिए ताकि देखो ऑनेस्ट ऑफिसर्स डरे नहीं, और हमें ना अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए ताकि करप्ट जो ऑफिसर्स है ना वो बच ना पाए, जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। तो मिडिल पाथ ही सॉल्यूशन है। अब वो मिडिल पाथ जुडिशरी नहीं बना रही है तो सरकार को बनाना चाहिए, और सरकार नहीं बना रही है तो फिर जुडिशरी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के भरोसे भी नहीं बैठ सकते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में स्पेस इकोसिस्टम को ना फिर से री एनर्जाइज करने की आवश्यकता से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 स्पेस एंड टेक वाले टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम कवर करने वाले हैं। कंटेक्स्ट देखो आपको पता ही है, PSLV C62 जिसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर भी चुके हैं। अभी हाल ही में ये मिशन लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, लेकिन ये लॉन्च फेल हो गया। आप लोग बोलोगे सर फेलियर तो साइंस का पार्ट है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत देखो ये है, आप कंटेक्स्ट समझो। पिछले 7 सालों में ना इसरो का ये 5वां फेलियर है। और PSLV को हम क्या बोलते हैं? बताओ। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, PSLV को हम बोलते हैं इसरो का वर्क हॉर्स। और इसका फेल होना ना ये रेयर है। अगर देखो आपका वर्क हॉर्स ही थक रहा है तो मतलब सिस्टम में दिक्कत है। ये सिर्फ देखो राकेट के गिरने वाली बात नहीं है, ये बताता है कि कहीं ना क्वालिटी कंट्रोल में दिक्कत है, कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी में भी दिक्कत है। स्पेस पावर बनने के लिए ना अपने को चाहिए कंसिस्टेंसी, लगातार 100% सक्सेस रेशो अपने को चाहिए। अदरवाइज पिछली बार मैंने आपको बताया था, कौन ही देश या फिर प्राइवेट कंपनी हमारे पास में अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए आएगी जब उसे पता लगेगा कि इसरो का जो सक्सेस रेशो है वो तो कम है? कौन आएगा फिर हमारे पास में सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए? राइटर बोलते हैं थोड़ा सा ना आप इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो। जब देखो एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है ना, तो उसके ना 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अपस्ट्रीम मतलब सैटेलाइट को बनाना और लॉन्च करना, ये सारी चीजें आती हैं अपस्ट्रीम में। फिर है मिडस्ट्रीम मतलब सैटेलाइट आपने लॉन्च कर दिया, ऑर्बिट में डाल दिया, अब है डेटा को कलेक्ट करना और प्रोसेस करना। जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसे प्रोसेस करना, ये सब चीजें आती हैं मिडस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम में क्या आता है? जो डेटा मिला है सैटेलाइट की सहायता से, उस डेटा की सहायता से कोई सर्विस बनाना। सर्विस जैसे देखो उबर कंपनी है, वो मैप को यूज करती है, वो सैटेलाइट सर्विसेज को यूज करती है, डेटा को यूज करती है, और उसने एक सर्विस बना दी कैब वाली। तो ये चीज आती है डाउनस्ट्रीम में कि जो डेटा मिला है सैटेलाइट की सहायता से उसके बेस पे सर्विस बनाना। देखो इंडिया ना दुनिया की ना 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन स्पेस के इन तीनों सेक्टर्स में यानी अपस्ट्रीम में, मिडस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में हम पीछे जा रहे हैं। US, चाइना, रशिया, यूरोप, जापान सब हमसे आगे हैं इन तीनों सेक्टर्स में, अपस्ट्रीम में भी, मिडस्ट्रीम में भी और डाउनस्ट्रीम में भी। आप ये डेटा देखो, 2017 में ना ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में ना इंडिया का शेयर 35% था। मतलब स्मॉल सैटेलाइट्स जो लॉन्च हो रहे थे ना, तो 35% तो इंडिया लॉन्च कर रहा था, छोटे सैटेलाइट्स। लेकिन बड़े दुख की बात है 2024 आते आते हमारा जो शेयर था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में वो 0% रह गया, सिर्फ 0%। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि देखो हमारा जो फोकस है ना वो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स पे शिफ्ट हो गया। प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स जैसे गगनयान है, गगनयान मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, हम ह्यूमंस को स्पेस में ले जाना चाहते हैं। जब देखो सारा ध्यान बड़े मिशंस पे गया तो कमर्शियल लॉन्च मार्केट हमारे हाथ से निकल गई। ये देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ना क्लासिकल एग्जांपल है कि हमने बड़े मिशंस पे ध्यान दिया और जो कमर्शियल मार्केट थी ना कि दूसरे लोग हमारे पास में आते थे अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए, वो काम हमसे छिन गया। राइटर थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। राइटर कहते हैं कि देखो 1999 में कारगिल वार हुआ था, हमें ना जीपीएस का डेटा चाहिए था। अब जीपीएस है यूएस का, यूएस ने ना सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी स्विच ऑन कर दिया था और हमें ना कंप्लीट डेटा देने से मना कर दिया। तब हमें लगा यार हमारा तो अपना जीपीएस होना चाहिए, तब हमें लगा हमारा अपना जीपीएस होना चाहिए और इस जिद के कारण हमने ना नाविक को लॉन्च किया। नाविक जो इंडिया का खुद का नेविगेशनल सिस्टम है। बट देखो आज ना हालात खराब हैं, हमने खुद का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च तो कर दिया लेकिन उसमें ना मिनिमम 7 सैटेलाइट्स चाहिए, 7 सैटेलाइट्स। लेकिन अभी सिर्फ 4 सैटेलाइट्स फंक्शनल हैं इस नाविक में, सिर्फ 4 सैटेलाइट फंक्शनल हैं, बाकी 3 तो फंक्शनल ही नहीं है। जनवरी 2025 में हमने GSLV F-15 लॉन्च किया था, वो तो सक्सेसफुल रहा
लेकिन देखो NVS-02 उस सैटेलाइट में दिक्कत आ गई, वो सही ढंग से ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया, तो ये दिक्कत है। 4 सैटेलाइट अभी फंक्शनल है नाविक में, और उसमें से भी 2 जो हैं वो उनकी लाइफ जो है वो खत्म होने वाली है। अगर देखो कल को फिर से युद्ध हो जाए ना, तो हम वापस से 1999 वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। मतलब हम दूसरे देश के सैटेलाइट सिस्टम पे डिपेंड हो जाएंगे, जैसे जीपीएस पे। और हमारा जो सपना था कि खुद का नेविगेशनल सिस्टम होना चाहिए, वो अभी फंक्शनल ही नहीं है। 7 में से सिर्फ 4 फंक्शनल है सैटेलाइट, और उसमें से भी 2 की लाइफ खत्म होने वाली है। तो भाई ये तो दिक्कत है ना, कितने बड़े क्राइसिस हैं, सोच के देखो। फिर राइटर बोलते हैं देखो ना, कॉमर्शियल सेक्टर में ना 3 बड़ी रुकावटें हैं। सबसे पहली रुकावट है लॉन्च फ्रीक्वेंसी। जो हमारे रॉकेट्स हैं ना, वो जल्दी जल्दी लॉन्च नहीं हो रहे हैं, फैसिलिटीज कम हैं। और दूसरी दिक्कत है सैटेलाइट की प्रोडक्शन से संबंधित, मतलब सैटेलाइट बनाने में बहुत डिले हो रहा है। तीसरी दिक्कत है ऑर्बिटल स्लॉट्स की, मतलब ऑर्बिटल स्लॉट्स वाली दिक्कत को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको डिटेल से बताता हूं। देखो स्पेस में ना सैटेलाइट पार्क करने के लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है। किससे परमिशन लेनी पड़ती है? ITU से, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से परमिशन लेनी पड़ती है स्पेस में सैटेलाइट्स को पार्क करने के लिए। आप कह सकते हो ये एक प्रकार से ना स्पेस की रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट कंपनी है, इससे परमिशन मांगनी पड़ती है क्या हम सैटेलाइट लॉन्च कर दें। अब कंपैरिजन देखो, इन्होंने ना यूएस और चाइना वालों ने ना लाखों सैटेलाइट्स को पार करने के लिए ना रिक्वेस्ट भेज रखी हैं, फाइलिंग्स कर रखी हैं, और सारे अच्छे स्लॉट्स इन्होंने बुक कर रखे हैं। और हम देखो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की फाइलिंग में ना, मतलब रिक्वेस्ट डालने में बहुत लेट हो गए हैं। अब जगह ही नहीं बची है सैटेलाइट्स को पार करने की, मतलब हमारे पास में ऑर्बिटल स्लॉट्स ही नहीं है। यह दिक्कत है, इस वजह से हम सैटेलाइट से जल्दी जल्दी लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पे देखो जियोपॉलिटिक्स का भी रोल है। चाइना देखो स्पेस को ना फॉरेन पॉलिसी के एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। आप केस स्टडी समझो, चाइना ने ना पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया है। आप बोलोगे पाकिस्तान का भी स्पेस प्रोग्राम है? हाँ है, लेकिन अडॉप्ट तो चाइना ने कर रखा है ना। उनके स्पेस प्रोग्राम का नाम है, ये देखो, सुपरको। ये पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम है, लेकिन चाइना ने अडॉप्ट करके रखा है। चाइना ने पाकिस्तान के लिए 4 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है पाईसेट। अब इस चाइनीज कंपनी ने ना पाकिस्तान के साथ में डील साइन कर ली। डील क्या है? ये जो कंपनी है ना 20 सैटेलाइट्स देगा पाकिस्तान को $406 मिलियन में। पाकिस्तान का बजट 90% कट है, लेकिन फिर भी देखो उन्हें सब मिल रहा है। चाइना से मिल रहा है उन्हें सब की सब, इंडिया से ज्यादा मिल रहा है। आप नेपाल का एग्जांपल ले लीजिए। हमारा जो ये PSLV C62 फेल हुआ ना, इसमें नेपाल का भी सैटेलाइट था एक। तो ये नेपाल का सैटेलाइट नेपाल ने हमसे लॉन्च करवाया, वो फेल हो गया, तो ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तरफ चाइना ने ना पिछले साल नेपाल का जो सैटेलाइट था वो सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया। तो इससे नेपाल का जो ट्रस्ट था ना वो हमारे ऊपर से घटेगा और चाइना के ऊपर बढ़ेगा। यार चाइना की सर्विस जो है वो रिलायबल है। फिर राइटर एक और टर्म बोलते हैं डेटा सोवरेनिटी। डेटा सोवरेनिटी मतलब अपने देश का डेटा अपने कंट्रोल में होना, अपने देश का डेटा का कंट्रोल अपने हाथ में, सीधी सी बात है। अब आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया के लिए ना मैप माई इंडिया जो वेबसाइट है ना वो ज्यादा बेटर है, मैप माई इंडिया। लेकिन हम सब गूगल मैप यूज करते हैं, कभी भी देख लो, बात तो बिल्कुल सही है राइटर की। हमारे लिए मैप माई इंडिया जो वेबसाइट है ना नेविगेशन के लिए, मैपल, ये ज्यादा बेटर है, बट हम यूज सब गूगल मैप करते हैं। हमारा सारा डेटा और पैसा जो है वो USA की एक कंपनी के पास में जा रहा है, क्योंकि हम सब गूगल मैप यूज करते हैं। चाइना में गूगल पूरी तरह से बैंड है। उनका अपना नेविगेशनल सिस्टम है जिसका नाम है GNSS। उनका डेटा उनके पास रहता है, लेकिन हमारा जो डेटा है वो USA के पास जा रहा है। हम इवन इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ में भी डील कर रहे हैं। पर यह याद रखना, जब ना
यूक्रेन को ना रशिया के साथ वार में स्टारलिंक की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तो इलोन मस्क ने स्टारलिंक को बंद कर दिया था कुछ एरियाज में। तो क्या हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए एक प्राइवेट पर्सन पे, वो भी इलोन मस्क जैसा पर्सन है, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई उस पर ट्रस्ट। फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है, ये सेक्शन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। राइटर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो 2025 के शुरुआत में हुआ, इस ऑपरेशन में हमने क्या किया, हम देखो फॉरेन सैटेलाइट्स पे डिपेंड कर रहे थे इमेजेस के लिए। डेटा हमें ना सिलेक्टिवली डिले करके मिला, मतलब जब चाहिए था तब तुरंत हमें डेटा नहीं मिला, और पाकिस्तान के पास में एडवांटेज था। पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल 2025 को, तो 1 जनवरी से लेके 27 अप्रैल तक लगातार 129 इमेजेस चाइना के द्वारा पाकिस्तान को प्रोवाइड की गई थी। पाकिस्तानी टेररिस्ट ने ना एग्जैक्ट प्लानिंग की थी इन इमेजेस की सहायता से। इसके बाद तो बल्कि और ज्यादा हैरानी वाली बात राइटर बताते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होती है जिसको बोलते हैं एलिंट, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होती है ना, ये देखो दुश्मन के रडार के सिग्नल्स या फिर रेडियो के सिग्नल्स को पकड़ती है। अब इंडिया का ना इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वाला सैटेलाइट अभी भी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, और सिर्फ एक सैटेलाइट है वो भी एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं। जबकि चाइना के देखो 170 प्लस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वाले जो सैटेलाइट्स हैं ना वो एक्टिव हैं। सोच के देखो, ऑपरेशन सिंदूर में ना पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह क्लेम किया कि उनको ना इंडियन एयरफोर्स की हर मूवमेंट का पता था, क्योंकि ना उनको चाइना से लगातार फीड मिल रहा था। चाइना उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस दे रहा था हमारी सैटेलाइट, हमारी एयरफोर्स की मूवमेंट्स के बारे में, रडार की मूवमेंट्स के बारे में। ये देखो कितनी बड़ी दिक्कत है। फिर राइटर बोलते हैं देखो प्रॉब्लम ना हमारे स्ट्रक्चर में भी है। अब देखो आप यूएस, चाइना, रशिया, इन देशों की स्पेस फोर्स देखोगे ना तो अलग से ब्रांच है स्पेस फोर्स, और उनको ना स्पेशलिस्ट रन करते हैं। इवन पाकिस्तान में भी आप देखो जो वहां की स्पेस कमांड है ना वो एयरफोर्स के अंडर आती है और साइबर के साथ में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, फुली फंक्शनल है 2024 से। लेकिन आप इंडिया में देखो, इंडिया में ना डिफेंस स्पेस एजेंसी है, 2019 में बनी, लेकिन पावर उतनी नहीं है। चलाता कौन है? नॉन स्पेशलिस्ट। हमारे यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब अलग अलग साइलोज में काम कर रहे हैं, कंप्लीट पिक्चर नहीं बन पाती। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं आप ना क्वांटिटी की बात कर लीजिए, चाइना कितने सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, इंडिया कितना कर रहा है। चाइना के ना 2024 में ना 1000+ सैटेलाइट्स ऑपरेशनल थे, और रिमोट सेंसिंग के 396 से ज्यादा सैटेलाइट्स ऑपरेशनल थे उनके। हमारा भी देखो स्पेस बेस्ड सर्विलियंस प्रोग्राम है, और हमारा लक्ष्य ये है 2030 तक ना हमारे 52 सैटेलाइट्स होंगे। लेकिन रियलिटी ये है 2023 से 25 के बीच में हमने सिर्फ एक डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च किया है। मतलब चाइना का जो डिफेंस बजट है हमसे 3 गुना ज्यादा है। स्पेस में रेशो 10:1 का है। चाइना का देखो स्पेस प्रोग्राम जो है वहां की मिलिट्री के अंडर है, हमारा सिविल मिनिस्ट्री के अंडर है, मतलब इसरो के अंडर है, जो मिलिट्री के अंडर नहीं आता है। तो ये दिक्कत है, मिसमैच है, जो आगे जाके देखो काफी ज्यादा ना कॉस्टली होगा इंडिया के लिए। और सिर्फ देखो सैटेलाइट्स की कमी नहीं है, हमारे जो सैटेलाइट्स है बल्कि राइटर बोल रहे हैं खतरे में भी हैं। जैसे एक टर्म है जैमिंग। गलवान में कन्फ्लिक्ट हुआ था ना इंडिया चाइना के फोर्सेस के बीच में, तो चाइना ने ना तिब्बत और जिंगजियांग से ना हमारे सैटेलाइट्स को जैम करने की कोशिश की थी, ताकि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं इस रीजन को मॉनिटर ना कर सकें। फिर चाइनीज सैटेलाइट्स ना स्पेस में इंडियन सैटेलाइट्स के पास आके ना स्टॉकिंग करते हैं। तो ये एक प्रकार से ना एग्रेसिव वारफेयर का हिस्सा है, हमें इनसे भी बच के रहने की आवश्यकता है। तो राइटर ना कंक्लूड करते हुए क्लियर मैसेज देते हैं कि देखो स्पेस में सेल्फ रिलायंस एक चॉइस नहीं है बल्कि सर्वाइवल की शर्त है। ये देखो यहाँ पे नॉट ए चॉइस बट ए स्ट्रेटेजिक एसेंशियल। अगर देखो हमने चीजों में रिफॉर्म नहीं लेके आए, हमने चीजें में सुधार नहीं किया, तो देखो अगला जो
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है उसमें फेलियर पक्का है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी कि सैटेलाइट्स लॉन्च करने में डिले क्यों हो रहा है। जब तक देखो अपने सैटेलाइट्स नहीं बनते तब तक देखो फॉरेन से सैटेलाइट्स खरीद सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट्स लॉन्च अपने को करने पड़ेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो जयंत चौधरी ने लिखा है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है। आर्टिकल का टाइटल है पेशेंस अवर प्रेशर। देखो अक्सर ना हम ये सुनते रहते हैं कि बच्चों को ना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, जैसे जल्दी से जल्दी बच्चों को कोडिंग सिखा दो। 3 साल के बच्चा, 4 साल का बच्चा, पेरेंट्स सोचते हैं जितना जल्दी बच्चों को चीजें सिखाई जाएंगी उससे फायदा होगा। बट क्वेश्चन ये उठता है, साइंस क्या कहती है? क्या सच में बच्चों को जल्दी सिखाने से उनको फायदा होता है? और हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो क्या बोलती है इस इशू पे? आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के सोसाइटी एंड एजुकेशन वाले टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो राइटर ना शुरुआत में बोलते हैं, हर साल जब नया साल आता है ना तो हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि जिम जाएंगे, डाइट करेंगे। मतलब यूपीएससी एस्पायरेंट्स के रेजोल्यूशन तो ऐसे होते हैं कि पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अपने शेड्यूल को फॉलो करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन देखो एजुकेशन में जो रेजोल्यूशन होता है ना वो अलग होता है। वहां पे ना पेरेंट्स का एक ही गोल होता है कि इस साल 90% लेकर आने हैं, इस साल आईआईटी फाउंडेशन ज्वाइन करना है। तो आर्टिकल कहता है हमारी सोसाइटी में ना एक अनस्पोकन स्क्रिप्ट है। यह स्क्रिप्ट है फास्टर इज बेटर। मतलब अगर कोई बच्चा जल्दी चीजें सीख ले तो वो मतलब जीनियस है। समझ गए? हम ना बच्चों को स्पेशलाइजेशन की तरफ धकेले जा रहे हैं। जैसे कोटा में ना 6ठी क्लास से बच्चे जो हैं वो जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो रेस में आगे रहें। लेकिन राइटर कहते हैं ये ना नैरो अजम्पशन है। हम बच्चे को ना एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं देते। 6ठी क्लास में हुआ बच्चे और आईआईटी की तैयारी करवानी स्टार्ट कर दी। हम उससे ये पूछते ही नहीं है कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। और आप बताओ क्या एक 10 साल का बच्चा जो आईआईटी या फिर मतलब जेई और नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, क्या उसको पता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसको बनना क्या है? उसको कुछ नहीं पता अभी। लेकिन उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो हाँ बोल देता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे आईआईटी में ही जाना है। इसे बोलते हैं प्री मैच्योर ऑप्टिमाइजेशन। जो ये प्री मैच्योर ऑप्टिमाइजेशन है ना, वैसे देखो टेक्निकल टर्म है। मतलब बिना समझे किसी एक चीज में एनर्जी लगा देना। आपको उस चीज का मतलब नहीं पता लेकिन बस आप उस चीज में एनर्जी लगा रहे हो, यह मतलब होता है प्री मैच्योर ऑप्टिमाइजेशन का। अब राइटर बोलते हैं कुछ ना डेटा हम लेते हैं। डेटा ये कहता है, एक ना हाल ही में प्रेस्टिजियस जर्नल है जिसका नाम है साइंस, उसने ना एक मेजर रिव्यू पब्लिश किया, एक पेपर पब्लिश किया। पेपर में ना 34,000 वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस का डेटा लिया गया। ये देखो 34,000 वर्ल्ड क्लास जो परफॉर्मर थे ना उनका डेटा लिया गया। कौन थे ये लोग? ये नोबेल प्राइज विनर थे, ओलंपिक मेडलिस्ट थे, टॉप चेस प्लेयर्स थे, क्लासिकल म्यूजिशियंस थे, मतलब ब्रिलियंट लोग थे, बेस्ट परफॉर्मर थे आप मान लीजिए। और इनकी ना लाइफ की लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री को चेक किया गया। मतलब लॉन्गिट्यूडनल डेटा मतलब किसी को ना बचपन से लेकर बड़े होने तक ट्रैक करना, यह मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री का, कि बचपन से लेकर बड़े होने तक का सारा डेटा चेक किया गया। और जो फाइंडिंग्स थी ना इस स्टडी में बहुत हैरान करने वाली थी। फाइंडिंग क्या थी? अर्ली हाई परफॉर्मेंस इज ए वीक प्रेडिक्टर ऑफ एक्सेप्शनल अचीवमेंट। मतलब जो बच्चे देखो बचपन में टॉप पर थे, जरूरी नहीं कि वो बड़े होकर भी टॉप पर रहें। डेटा ये कहता है 90% टॉप यूथ परफॉर्मर्स ना बड़े होके टॉप लेवल पर नहीं पहुंचे, सिर्फ 10% ही ट्रांसलेट हुए। मतलब जो छोटे लेवल पे टॉप परफॉर्मर थे वो बड़े होके 90% टॉप परफॉर्मर नहीं रहे, सिर्फ 10% अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर पाए। और वो लोग जो नोबेल प्राइज जीते या फिर गोल्ड मेडल लेके आए वो कौन थे? ये देखो वो लोग थे जिन्होंने ना स्लोअर पाथ को चूज किया। मतलब उन्होंने ना बचपन में अलग अलग चीजें ट्राई की। उन्होंने ना लीनियर पाथ फॉलो नहीं किया कि सीधा सीधा 6ठी क्लास से आईआईटी की तैयारी करनी, नहीं, उन्होंने ना जिगजैग पाथ को फॉलो किया। जिगजैग पाथ मतलब कभी कोई और चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर और चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ गए?
अलग अलग चीज़ों में उन्होंने शुरू में एक्सप्लोर किया और बाद में जाके उन्होंने रिसर्च वगैरह करनी स्टार्ट की, या फिर जिस भी क्षेत्र में उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है उस नोबेल प्राइज़ में वो आगे गए। तो इसका मतलब वो ना, उन्होंने अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर की, तो मतलब उन्होंने एडेप्टेबिलिटी सीखी, वो रिजिलियंस सीखते हैं, मतलब गिर कर फिर से उठते हैं, तभी वो आगे जाके कुछ बड़ा कर पाते हैं। लेकिन जब आप एक ही डायरेक्शन में चलते हो, छठी क्लास से आप बच्चे को सिर्फ आईआईटी या फिर नीट की तैयारी करवा रहे हो, तो इसका मतलब उन बच्चों में रिजिलियंस नहीं है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनमें जिगजैग नहीं है, एडेप्टेबिलिटी नहीं है। अब यहां पे ना दो मॉडल्स देते हैं राइटर, मतलब टाइगर वुड्स और रोजर फेडरर, दो प्लेयर्स की स्टडी करते हैं, मतलब दोनों महान प्लेयर्स हैं। देखो, पहले बात करते हैं टाइगर वुड्स की। टाइगर वुड्स गोल्फ के लेजेंड हैं। उन्होंने ना 2 साल की उम्र से ना गोल्फ खेलना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ गोल्फ और कुछ नहीं। उनके फादर ने ना उन्हें बचपन से प्रोग्राम किया था कि बेटा तुम्हें ना वर्ल्ड चैंपियन बनना है किसी भी कीमत पर। तो सोसाइटी इसे ही बेस्ट मानती है कि जब तुम वर्ल्ड चैंपियन बनोगे तो तुम बेस्ट हो। दूसरी तरफ है रोजर फेडरर मॉडल। अब रोजर फेडरर ना टेनिस के लेजेंड है। क्या उन्होंने बचपन से टेनिस खेला? बिल्कुल नहीं। बचपन में उन्होंने फुटबॉल खेला था, बचपन में उन्होंने बास्केटबॉल खेला, हैंडबॉल खेला, स्क्वैश खोला, मतलब वो हर चीज के पीछे भागे जिसमें बॉल थी। उन्होंने ना प्रॉपर टेनिस ट्रेनिंग बहुत लेट स्टार्ट की थी और पेरेंट्स ने ना उनको कभी फोर्स नहीं किया। और फेडरर का ये कहना है कि देखो, बाकी स्पोर्ट्स ने ना उन्हें हेल्प की टेनिस में, फुटबॉल से फुटवर्क आया, स्क्वैश से रिफ्लेक्सेस आए, तो उनको फायदा मिला। बाकी गेम्स खेलने का ना उन्हें फायदा टेनिस में मिला। तो ये जो अप्रोच है ना रोजर फेडरर वाली, ये जर्नलिस्ट अप्रोच है, और टाइगर वुड्स वाली जो अप्रोच थी वो स्पेशलिस्ट अप्रोच थी। तो राइटर कहते हैं देखो, कॉम्प्लेक्स दुनिया में ना जर्नलिस्ट जो लोग हैं ना वो जीतते हैं, क्योंकि उनके पास में ना ट्रांसफरेबल स्किल्स होती हैं। वो एक फील्ड का नॉलेज ना दूसरे फील्ड में लगा सकते हैं, और इसे ना हम कहते हैं सैंपलिंग पीरियड। बच्चे को ना पहले सब कुछ सैंपल करने दो, टेस्ट करने दो, फिर डिसाइड करने दो कि उसके लिए बेस्ट क्या है। फिर इसके बाद में राइटर क्या बोलते हैं? इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो, दुनिया ना आज के समय में बदल रही है। आज जो स्किल्स डिमांड में है, शायद देखो वो कल स्किल्स जो है कल डिमांड में नहीं होंगी। आपको ही पता है एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है। अगर देखो आपने बच्चे को सिर्फ एक चीज सिखा दी, यानी उसको स्पेशलाइजेशन दे दी, और वो चीज पुरानी हो गई, उसकी वैल्यू नहीं रही आगे जाके 4-5 सालों बाद, तो वो बच्चा क्या करेगा बेचारा। इसलिए ना मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको, ना क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की आवश्यकता है, एडेप्टिव थिंकिंग की आवश्यकता है। जो कैसे आती है? वो आती है जब हम अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं। आप स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लो। उन्होंने ना कॉलेज में ना कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन की थी, यानी राइटिंग आर्ट क्लासेस। उस वक्त ना उसका कोई यूज नहीं था, लेकिन जब उन्होंने एप्पल मैकेनिटोस बनाया ना, तो वो कैलीग्राफी वाली स्किल्स ना काम आ गई। अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल फॉन्ट्स वो बना सके। अगर वो सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ते तो एप्पल के फॉन्ट्स कभी भी देखो इतने सुंदर ना होते। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, जिसकी बात स्टीव जॉब्स हमेशा किया करते थे। जब देखो बच्चा एक्सप्लोर करेगा ना, तो वो डॉट्स को कनेक्ट कर पाएगा। अगर आप एक चीज में स्पेशलाइजेशन हासिल करते हो तो आपको हेड स्टार्ट तो मिलता है कि आपने वो चीज जल्दी सीख ली, लेकिन जो लेट स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, उनके पास में बेटर मैच क्वालिटी होती है। उन्हें पता होता है कि वो किस चीज के लिए बने हैं। ये अच्छी चीज है। फिर राइटर बोलते हैं हमारी सरकार भी देखो इस चीज को समझती है, इसीलिए देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इसी चीज पे, इसी थीम पे बेस्ड है। राइटर कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ना एविडेंस बेस्ड व्यू को मानती है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ना मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पे जोर है। मतलब पहले क्या था, साइंस वाला आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, आर्ट्स वाला मैथ नहीं पढ़ सकता, सब साइलोज में पढ़ते थे, दीवारें थी अलग अलग सब्जेक्ट सीखने के बीच में। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ना ये सारी दीवारें तोड़ दी हैं। अब फिजिक्स के साथ में आप मैथ पढ़ सकते हो, कोडिंग के साथ में आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो रोजर फेडरर वाला जो अप्रोच है ना, ताकि आप वो अप्रोच अपना सको। क्योंकि देखो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना वो कंप्लीटली हो, होलिस्टिक हो। समझ गए? फिर इसके बाद में असेसमेंट की भी बात की जाती है राइटर के द्वारा। मतलब क्या ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं बेकार हैं, मार्क्स की वैल्यू नहीं है आज के समय में जो भी एग्जाम्स होते हैं?
राइटर बोलते हैं देखो ऐसा नहीं है, बैलेंस भी जरूरी है, क्योंकि जो एग्जाम वगैरह है ना, जो होते हैं बोर्ड के एग्जाम्स, ये स्ट्रक्चर देते हैं, फीडबैक देते हैं, हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। प्रॉब्लम टूल में नहीं है, प्रॉब्लम नजर में है। मार्क्स को आप ना माइलस्टोन मत समझो, मार्क्स को ना आप डेस्टिनेशन समझो। तो पेरेंट्स के लिए आखिरी मैसेज यही है कि हर बच्चे में ना एक प्रोडिजी है, बस ना उसे टाइम चाहिए, उसे एक्सप्लोरेशन का टाइम चाहिए। जैसे देखो एक फूल को खिलने के लिए वक्त लगता है ना, तो आप उस बच्चे को ना वक्त दीजिए। आप जैसे किसी फूल को खींच के बड़ा नहीं कर सकते ना, उस फूल को पानी चाहिए, धूप चाहिए, पेशेंस चाहिए। उसी प्रकार से बच्चे को ना आप समय दो, उसको खिलने दो, उसके ऊपर प्रेशर मत डालो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।